आज हम लोग डिस्कस करेंगे डे 7 क्वेश्चंस डिस्कशन। जो डे 7 क्वेश्चन हम लोग दिए हुए थे आप लोग को, डे 7 का क्वेश्चन, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे और उसी क्वेश्चन का हम लोग एनालाइज करेंगे। जैसा कि जब तक हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक कोई आंसर जो है प्राप्त नहीं हुआ है, इसीलिए हमने उसको माइंड मैप के थ्रू आप लोगों को टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। आप लोग उसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे और एग्ज़ाम में जैसा है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वेस्टर्न एजुकेशन या टेक्निकल एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन या टेक्निकल एजुकेशन। अब हम लोग आते हैं, उसके बाद से हम लोग देखेंगे स्टैटिक्स क्वेश्चन टारगेट। जो स्टैटिक्स का हम लोग का क्वेश्चन टारगेट है वो हम लोग बाद में स्टैटिक्स क्वेश्चन टारगेट देखेंगे। कौन सा? तो क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में हम लोग वन आर्टिकल करंट अफेयर्स जो है हम लोग आज देखेंगे। शेख हसीना एक्सट्राडिक्शन थ्रू माइंड मैप। देखिए, शेख हसीना का जो है अगस्त में वहाँ पे जो सरकार बदली, तो सरकार बदलने के बाद से मोहम्मद यूनिस की सरकार जो है यहाँ पे केयर टेकिंग गवर्नमेंट की तरह से एक काम कर रही है, केयर टेकिंग। ठीक, तो केयर टेकर के रूप में अब उनका जो है वहाँ पे कोर्ट ट्रायल हो रहा है। तो ये सारे चीज़ें हम लोग जो है वहाँ पे देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। अब डे 7 का क्वेश्चन डिस्कशन देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो है हम लोग दिए हुए थे। तो देखिए, डे 7 का जो क्वेश्चन हम लोग का था, देखिए, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार। ठीक, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार, गिव ए क्रिटिकल अकाउंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। बिहार में तकनीकी शिक्षा के विकास पर चर्चा करें। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार में पश्चिमी शिक्षा के विकास का आलोचनात्मक विवरण दीजिए। तो ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद से हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, डिस्कस द रोल प्लेड बाय वेस्टर्न टेक्निकल एजुकेशन इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी से कैसे मतलब कि असर किया उसका, और बिहार एट द टाइम ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। ये क्वेश्चन है आप लोगों का। स्वतंत्रता संग्राम के समय बिहार की अर्थव्यवस्था में पश्चिमी तकनीकी शिक्षा द्वारा निभाई गई भूमिका पर चर्चा करें। तो ये हम लोग का क्वेश्चन था टारगेट डे 7 का। अब हम लोग आते हैं कि डे 7 के बाद डिस्कस कर लिए, तो इसको हम लोग माइंड मैप के थ्रू जो है पढ़ना चालू करेंगे। तो देखिए, बहुत सारे टॉपिक्स है हम लोग को। अब हम लोग उसमें जैसे अर्ली एजुकेशन सिस्टम को जो है हम लोग देखेंगे। उसमें हम लोग का जो है अर्ली एजुकेशन सिस्टम, इम्पैक्ट ऑफ पार्लियामेंट, परमानेंट सेटलमेंट 1793, अर्ली एजुकेशन, सर्वे बाय एडम्स, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, पटना कॉलेज 1863, हायर एजुकेशन इनिशिएटिव, एग्रीकल्चर एंड टेक्निकल एजुकेशन, रोल ऑफ मिशनरीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस, मुस्लिम एजुकेशन रिफॉर्म, वुमेन एजुकेशन, को एजुकेशन एंड न्यू स्कूल्स। तो देखिए, ये सारा जो है हमने माइंड मैप के थ्रू इसको सब टॉपिक के अनुसार जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग सबसे पहला आते हैं अर्ली एजुकेशन। अर्ली एजुकेशन में जो है ओवरव्यू ऑफ प्री 19th सेंचुरी एजुकेशन। तो देखिए, हम लोग चालू करेंगे बिफोर द 19th सेंचुरी बिहार डिडंट हैव ए स्ट्रक्चरल एजुकेशनल पॉलिसी relying on tradition इंस्टीड ऑफ ट्रेडिशनल मेथड। देख लीजिए, उससे बिहार जो है 19th सेंचुरी डिडंट हैव ए स्ट्रक्चरल एजुकेशन पॉलिसी। देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि जैसे स्ट्रक्चरल एजुकेशन पॉलिसी नहीं था तो क्या था, रिलाइंग ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड कैसे था, तो देखिए उसको यहाँ पे दिया, एजुकेशन वाज प्राइमरली फंडेड थ्रू आर्म्स एंड ग्रांट फ्रॉम किंग्स। जैसे राजा महाराजा जो होते थे वो लोग अपना किसी पंडित जी को नियुक्त कर दिए कि हाँ आप एजुकेशन दीजिए, और उनको जो है सरकारी खजाने से कुछ दान दक्षिणा में दे दिया जाता था, या लैंडलॉर्ड के थ्रू हो गया। एंड द इलाइट ऑफ सोसाइटी, इनके थ्रू जो है एजुकेशन समाज में फैलता था। द लैक ऑफ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि मतलब मान लेते हैं कि आपको देखते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी, तो इस तरह से जैसा है फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं था, तो वो हम लोग लैक कर रहे थे। अब हम लोग आते हैं कि देखिए इम्पैक्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट 1793। तो देखिए, चेंज इन एजुकेशनल फंडिंग,
जो चेंजेस इन एजुकेशनल फंडिंग क्या हुआ, तो देखिए द परमानेंट सिस्टम सेटलमेंट सिस्टम सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द इनकम ऑफ लैंडलॉर्ड। देखिए परमानेंट जो है, जैसे ही ब्रिटिश जो है आपको, ब्रिटिश जब आए, ठीक, तो वो जो टैक्स होता था अब वो लेना चालू कर लिया टैक्स। तो टैक्स जब वो लेना चालू कर दिए तो ऑब्वियस सी बात है, जो राजा महाराजा को पहले अनगिनत टैक्स आता था वो अब रिड्यूस हो गया। जो लैंडलॉर्ड पहले होते थे, ठीक, उनका भी जो है रिड्यूस हो गया। तो इसका असर क्या पता, मान लेते हैं कि जैसे आपके पास पैसा नहीं है, आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, अब धीरे धीरे आप 50,000 पे आ गए, 20,000 पे आ गए, तो ऑब्वियस सी बात है आपके द्वारा जितनी भी फंडिंग जो आप करते थे शुरू में, वो सारा का सारा फंडिंग जो है बंद कर देंगे या मिनिमाइज कर देंगे। तो वही बात कह रही है, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम सिग्निफिकेंटली reduced the income of landlords and kings which weakened the traditional education system in बिहार। जैसे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आया तो लैंडलॉर्ड और किंग का जो है इनकम घट गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो आते हैं इस टॉपिक में, द इकोनॉमिक शिफ्ट लेड टू ए डिक्लाइन इन द सपोर्ट फॉर एजुकेशनल इनिशिएटिव दैट वर प्रीवियसली फंडेड बाय लोकल इलाइट्स। जो वहाँ पे लोकल इलाइट्स थे, इकोनॉमिक शिफ्ट लेड टू ए डिक्लाइन इन द सपोर्ट फॉर एजुकेशनल इनिशिएटिव दैट वर प्रीवियसली फंडेड बाय लोकल। जो मतलब पूर्व में जो फंड किया जाता था लोकल इलाइट्स, वो बंद हो गया लगभग या कम हो गया। अकॉर्डिंग टू बुचानन, देखिए बुचानन जो थे एक सर्वेयर थे आपको, ठीक है, तो सर्वेयर थे। दरभंगा प्लेड ए क्रूशियल रोल, उनका बुचानन के अनुसार जो है दरभंगा महाराज जो थे आपको प्लेड ए क्रूशियल रोल इन कंट्रीब्यूटिंग टू द एजुकेशन डिस्पाइट दिस चैलेंजेस। ये सारा का सारा जैसे देखेंगे ध्यान में, हम लोग जैसे था लैंडलॉर्ड और किंग का इनकम, सोर्स ऑफ इनकम जो है वो लेस हो गया, सोर्स ऑफ इनकम जो है आपको कम हो गया, तो भी उसके बावजूद बुचानन जो सर्वे किए उनके अनुसार दरभंगा महाराज प्लेड ए क्रूशियल रोल इन कंट्रीब्यूटिंग टू एजुकेशनल डिस्पाइट दी चैलेंजेस। अब नेक्स्ट हम लोग का सर्वे बाई एडम। सर्वे बाई एडम कब हुआ था, तो देखिए 1844 में जो है सर्वे बाई एडम किया गया है। तो क्या चीज़ पे सर्वे किए थे, तो लिटरेसी एंड स्कूल अवेलेबिलिटी। तो देखिए इनके द्वारा इन पर सर्वे किया गया, तो वो क्या फाइंड आउट किए थे, तो देखिए उसको हम लोग देखें। इस सर्वे कंडक्टेड बाय एडम इन 1840 रिवील दैट स्कूल्स वर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी विलेज ऑफ बिहार एंड बंगाल। बिहार और बंगाल में लगभग स्कूल सभी जगह प्रेजेंट थे। कब की बात कर रहे हैं हम लोग, 1844 की। द लिटरेसी रेट इन बिहार एट द टाइम वाज रिकॉर्डेड एट द मेयर 7.75, मतलब 100 लोगों में से लगभग 8 लोग जो है 8 लोग ही पढ़ने वाले होते थे। तो पुराने ज़माने में आप लोग देखते होते हैं, डाकिया डाक लेके आया, वही उसको फाड़ता था और वही पढ़ के सुनाएगा, या कुछ इलाइट लोगों के पास लोग अपना डाक पढ़ाने के लिए लेके जाते थे। तो इस तरह से जो है उस समय की प्रथा चली आ रही थी। तो 8 लोग, मतलब 100 लोग में सोचिए कि 8 लोग के पास ही बस एजुकेशन था। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, द सर्वे हाईलाइटेड द डिस्पैरिटी इन एजुकेशनल एक्सेस एंड अर्जेंट नीड फॉर इम्प्रूवमेंट। देखिए जैसे ही ये सर्वे हुआ तो क्या फाइंड आउट हुआ, जो एडम का जो सर्वे हुआ फाइंड आउट हुआ कि एजुकेशनल एक्सेस जो है पहुँच और अर्जेंट नीड फॉर इम्प्रूवमेंट, बहुत जल्दी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सभी के पास मतलब एजुकेशन नहीं पहुंच रहा था और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अब हम लोग आते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। इंग्लिश एजुकेशन का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, तो देखिए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए स्कूल, जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए स्कूल कैसे चालू हुआ, द फोकस ऑन इंग्लिश एजुकेशन लेड टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जिला स्कूल इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट। देखिए जिला स्कूल बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट में चालू किया गया, जिला स्कूल इंक्लूडिंग पूर्णिया, भागलपुर, बिहार शरीफ, आरा एंड छपरा। ये सारा जो जगह का नाम है आप लोग याद कर लीजिएगा कि पहले जो जिला स्कूल खुला था वो यहाँ पे खुला था। कहाँ कहाँ पे, तो देखिए पूर्णिया, भागलपुर, बिहार शरीफ, आरा, छपरा। अब नेक्स्ट हम लोग है द ओपनिंग ऑफ हाई स्कूल एट पाकुर इन संथाल परगना इन 1859 पार्क्ड ए सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन सेकेंडरी एजुकेशन। देखिए ये स्कूल की बात है और ये सेकेंडरी एजुकेशन की बात है। अब नेक्स्ट आते हैं, दिस इंस्टीट्यूशन एम टू प्रोवाइड ए मॉडर्न एजुकेशन फ्रेमवर्क दैट इंक्लूडेड इन इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखिए उस समय जो है ये बात किया इंग्लिश एज ए मीडियम। आप सोचिए
अभी के समय ही इंग्लिश मतलब कि कितना मुश्किल है सीखना, और ये बात उस समय की हो रही है 1860s के करीब में, 1860s के करीब में कि इंग्लिश एज ए मीडियम रहेगा पढ़ाने के लिए, तो कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं। ठीक। अब नेक्स्ट है पटना कॉलेज 1863। सिग्निफिकेंट ऑफ पटना कॉलेज, पटना कॉलेज का सिग्निफिकेंट क्या क्या है, तो देखिए पटना कॉलेज वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन जनवरी 9 1863 एंड बिकेम ए प्रीमियर इंस्टीट्यूशन फॉर हायर एजुकेशन इन बिहार। हायर एजुकेशन देखिए सबका अलग अलग महत्व है, जैसे स्कूल हो गया, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन हो। देखिए पटना कॉलेज जो है अभी भी इसकी महत्ता बिहार में बहुत है, नंबर 1 कॉलेज में इनकी गिनती होती है। द कॉलेज लेटर इंट्रोड्यूस्ड ग्रेजुएट डिपार्टमेंट फॉर आर्ट्स इन 1917। देखिए पहले जो कॉलेज खुलते थे, तो देखिए पटना कॉलेज खुला तो पहले क्या एंट्री हुआ, तो देखिए आर्ट्स जो है 1917 में, ये सब याद रखिएगा आप लोग, ये आप लोग को लिखने के लिए। और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन फिजिक्स एंड केम इन 1919। तो देखिए 1917 में सबसे पहले आर्ट्स हुआ, 1919 में फिजिक्स केमिस्ट्री, और लेटर ऑन जो है, ठीक है, लेटर ऑन अदर सब्जेक्ट्स जो है इंक्लूड होते गए समय समय पे। जैसे देखिए यदि कोई भी इंस्टीट्यूट है अपना करिकुलम जो है यदि चेंज नहीं होता है तो वो डिक्लाइन हो जाएगा। जैसा कि हम लोग मतलब कि पूर्व में भी ऐसा बहुत सारे जगहों पे देख चुके हैं कि यदि अपना करिकुलम, जैसा कि आपको एक एग्जांपल देते हैं, आईआईटीज़ में कुछ दिन पहले तक आईआईटी जो क्या किया है कि एआई के ऊपर में भी अब चालू कर दी है कि एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी वो लोग अपने सिलेबस में अब लेके उसको पढ़ रहे हैं। यदि वो लोग नहीं पढ़ें तो वो जो है वर्ल्ड के अदर जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है उससे लैग कर जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, तो ओवर ए पीरियड आपको सुधार करना पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं हायर एजुकेशन इनिशिएटिव। हायर एजुकेशन इनिशिएटिव क्या क्या लिया गया, तो देखिए डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड चैलेंजेस। देखिए पटना यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1970 मार्किंग ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन हायर एजुकेशन इन रीजन। 1917 में पटना यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुआ। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पटना मेडिकल कॉलेज इन 1925 एंड पटना साइंस कॉलेज इन 1928। देखिए आप लोग जो है 1917, 1919, 1925, 1928 इस तरह से एक टाइमलाइन भी बना लीजिएगा आप लोग कि टाइमलाइन में ये इस समय खुला हुआ है और ये कब कब खुला हुआ है, तो टाइमलाइन बना लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा उसको। दीज इंस्टीट्यूशन कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ ए स्किल्ड वर्कफोर्स इन बिहार। ये देखिए ये जितने भी इंस्टीट्यूशन हुए होते हैं, आप सिंपल से बताइए पढ़ने का उद्देश्य क्या है, तो कहीं ना कहीं से हम लोग स्किल्ड वर्कफोर्स जो है समाज में, सोसाइटी में लाना चाहते हैं, जिससे कि अगला जो है हमारा पीढ़ी वो आसानी से आगे बढ़ते रहे। अब हम लोग नेक्स्ट जो है आते हैं एग्रीकल्चर एंड टेक्निकल एजुकेशन। देखिए साइंस की तरफ हम लोग देख लिए, हायर एजुकेशन देख लिए, जिला स्कूल देख लिए, अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं एग्रीकल्चर एंड टेक्निकल एजुकेशन। तो देखिए एग्रीकल्चर एंड टेक्निकल एजुकेशन में क्या है, तो द एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, द एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर एट पूसा। लगभग सभी लोग आप लोग नाम सुने होंगे पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज, लगभग, मैं सबका नहीं बोल सकता हूँ लेकिन लगभग लोग पूसा, काफ़ी फेमस एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो है, काफ़ी अच्छा फेमस बिहार में जो है आपको ये कॉलेज में गिनती होती है। तो देखिए कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1902 में। प्रमोटेड एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। अब नेक्स्ट है द इंडियन स्कूल ऑफ माइंस इन धनबाद। देखिए हम लोग जो है जब हम लोग बात करेंगे वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार, तो उस समय जो है आपको झारखंड बिहार के साथ हुआ करता था। तो झारखंड के बारे में, यदि झारखंड में भी कॉलेज कोई खुलेंगे तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, उसको लीव नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग है दिस इनिशिएटिव एम्ड टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड टेक्निकल स्किल्स एमॉन्ग पॉपुलेशन। देखिए दिस इनिशिएटिव एम टू मॉडर्नाइज, क्या मॉडर्नाइज करने की बात की, मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। जैसे कि देखिए आप सिंपल सा एक आपको और एग्जांपल देते हैं राइस के बारे में। पहले राइस जो होता है, जो हुआ करता था, उसका पैदावार जो है, प्रोडक्शन बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन फिर जो है 1960s के समय में आपको ग्रीन रिवोल्यूशन आया। ठीक, ग्रीन रिवोल्यूशन आया, उसके बाद से इनकी इतनी मतलब प्रोडक्शन है,
इतनी प्रोडक्शन उस समय जो है हम लोग सस्टेन नहीं कर पा रहे थे, हम लोग को खुद को बाहर से जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट कराना होता था। लेकिन हम लोग पास अभी है कि हम लोग अब एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये सोचिए कि कहाँ से हम लोग की कहाँ पे जो है पहुँच गए हैं। तो देखिए ये कहीं ना कहीं से जो है आपको मॉडर्नाइज हुआ है, उस फील्ड में जो है रिसर्च हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है आस्पेक्ट कवर रहता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रोल ऑफ मिशनरीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए उस समय जो है मिशनरीज बहुत सारी चलती थी, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन का क्या रहे, कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन। इन लोगों का मिशनरी का जो है एजुकेशन के फील्ड में क्या हेल्प दिए। देखिए द आर्य समाज इस्टेब्लिश्ड DAV, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स। आर्य समाज जो है, अभी बहुत सारे लोग DAV का नाम सुने हुए होंगे, अब बहुत सारे उनके DAV के जो है छात्र भी रहे होंगे। DAV दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, देखिए तो प्रमोट वैदिक एजुकेशन। ये जो है आपको मेनली उस समय चालू हुआ था वैदिक एजुकेशन, लेकिन अभी के समय में मुझे जो पता है, देखिए अभी के समय में लगभग सभी चीज़ों का एक नॉर्मल स्कूल में जो होता है करिकुलम जो है, सभी स्कूल में इनके DAV के सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जो कि अच्छा है। आप यदि अपने आप को सुधार नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग पीछे रह जाएंगे। तो ये DAV के द्वारा भी एक अच्छा पहल किया गया है कि नहीं, उन्होंने एक जो है वैदिक एजुकेशन के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी जो है इन्होंने लाया है, और ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ साथ। देखिए अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं मुस्लिम एजुकेशनल रिफॉर्म्स। देखिए मुस्लिम कम्युनिटी में जो है एजुकेशनल रिफॉर्म्स क्या क्या हुए, तो देखिए इनिशिएटिव फॉर मुस्लिम एजुकेशन। तो देखिए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम, लगभग सभी लोग आप लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक। तो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1872 में इंस्पायर्ड सिग्निफिकेंट एजुकेशनल रिफॉर्म्स विद इन मुस्लिम कम्युनिटीज। देखिए ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी जो है इंस्टीट्यूशन यदि खुलता है, बच्चे वहाँ के पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, और उस कम्युनिटी का जो है विकास होगा, एक सोच बदलेगी। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्कूल सच एज मोहम्मद एंग्लो अरेबिक स्कूल 1886 में, एंड द पटना मुहम्मदन एजुकेशन सोसाइटी 18 वर पाइवोटल इन सपोर्ट मुस्लिम एजुकेशन। देखिए बिहार में भी एक दे दिया है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, जो कि बिहार के एस्पेक्ट से इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग सबसे इस के टॉपिक के सेकंड लास्ट टॉपिक पे हम लोग सब टॉपिक पे आ गए हैं, वेस्टर्न एजुकेशन। तो वेस्टर्न एजुकेशन में क्या है, चैलेंजेस एंड रिकमेंडेशन। ठीक, अब एक कमेटी 1914 हम लोग कहाँ से चालू किए थे, तो देखिए 1844 से पहले से चालू किए थे, हम लोग पहुँच चुके हैं अब हम लोग आप लोग 1914 में। ए कमेटी 1914 रिकमेंडेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वुमेन कॉलेज। ऑब्वियस बात है, अभी जब तक जो थे मेन के कॉलेज के बारे में मेनली थे, वुमेन जो है वुमेन एजुकेशन बहुत कम था, वुमेन एजुकेशन आपको बहुत कम था, लगभग नेग्लिजिबल। आप ये सोचिए कि यदि मतलब कि 100 बच्चे हैं, 100 में से 8 बच्चों को उस समय शिक्षा मिलती थी, शायद ही हो सकता है कि कोई लड़की को कल शिक्षा मिल गया हो। तो ये जो है कि हमारा उस समय एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब था। अब हम नेक्स्ट आते हैं, तो देखिए वुमेंस कॉलेज की बहुत ज़रूरत थी, इंटरमीडिएट सेक्शन इन गर्ल्स स्कूल टू प्रमोट फीमेल एजुकेशन। डिस्पाइट दिस रिकमेंडेशंस प्रोग्रेस इन वुमेन्स एजुकेशन वाज स्लो विथ ओनली 0.7% ऑफ द गर्ल्स एजुकेशन इन बिहार बाई 1970। देखिए बिहार के साथ साथ इंडिया में भी मैं बोलूँगा, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब उस समय जो है बहुत पिछड़ा हुआ था बिहार। ओनली 0.7% ऑफ गर्ल्स एजुकेशन इन बिहार 1970। देखिए 1% से भी कम है, मतलब 100 लड़की फाइंड आउट करेंगे तो उसमें भी एक चांसेस है कि नहीं, उसके भी मतलब कि समझिए 3 लड़की फाइंड आउट करेंगे 300 में, तो 3 लड़की मिले, 2 लड़की आपको जो है मिलेगी आपको। दिस हाईलाइटेड द सोसाइटल चैलेंजेस एंड रेसिस्टेंस टू वुमेन एजुकेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं को एजुकेशन एंड न्यू स्कूल्स। को एजुकेशन और न्यू स्कूल्स क्या क्या, तो देखिए एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम। द को एजुकेशनल सिस्टम बिगैन टू स्प्रेड लेटर इन द एजुकेशनल लैंडस्केप ऑफ द बिहार, प्रमोटिंग इंक्लूसिविटी, मतलब मेन एंड वुमेन दोनों। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दरभंगा मेडिकल कॉलेज इन 1947। देखिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज है जो कितना पुराना है, मार्क्ड ए सिग्निफिकेंट सिस्टम एडवांसमेंट इन मेडिकल एजुकेशन। दीज डेवलपमेंट्स रिफ्लेक्ट ए ग्रेजुअल शिफ्ट
टुवर्ड्स मोर प्रोग्रेसिव एजुकेशनल प्रैक्टिसेस इन बिहार। देखिए कितना जो है ग्रेजुअल शिफ्ट हुआ, धीरे 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 हम लोग जो है अपना ग्रेजुअल शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन हम लोग को तेज़ी से शिफ्ट होने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि बिहार अभी भी वन ऑफ द लैगिंग स्टेट्स है इन टर्म्स ऑफ आपको लिटरेसी रेट। ठीक, अब हम लोग इसको देखेंगे फाइनल एक बार और मैं आपका रिवीजन करा देता हूँ। डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, तो हम लोग देखे थे अर्ली एजुकेशन सिस्टम, इम्पैक्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, सर्वे बाई एडम्स 1844, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, पटना कॉलेज, रोल ऑफ मिशनरीज, मुस्लिम एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन, को एजुकेशनल। तो ये सारे टॉपिक है, कम से कम आप लोग याद कर लीजिए ताकि जो है आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। अब हम लोग जो है अगले एस्पेक्ट पे आते हैं कि हम लोग का डे 8 का क्वेश्चन का टारगेट क्या रहेगा। तो देखिए डे 7 का ये हो गया आपको, हम लोग का डे 7 का डे 7, डे 8 हम लोग देख लेते हैं। डे 8 यहाँ पे है आपको, देखिए मौर्यन आर्ट और पाला आर्ट, जो हम लोग का टाइम फ्रेम चल रहा है डे 8 का, मौर्यन आर्ट 38 मार्क्स, पाला आर्ट 38 मार्क्स। अब नेक्स्ट जो है इस पे क्वेश्चन हम देंगे, डिस्कस द फीचर्स ऑफ पाला आर्ट एंड एग्रीकल्चर एंड इट्स रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म। देखिए पाल कला और वास्तुकला की विशेषताओं और बौद्ध धर्म के साथ इसके संबंध पर चर्चा करें। डिस्कस द फीचर ऑफ मौर्यन आर्ट आर्किटेक्चर एंड इट्स रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म। मौर्य कला और वास्तुकला की विशेषताओं और बौद्ध धर्म के साथ इसके संबंध पर चर्चा करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर लिखे और ग्रुप में हमारे जो है टेलीग्राम चैनल का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भेजें, ताकि हम लोग जो है समय से भेजें, ताकि हम लोग जो उसको एनालाइज करें और आपके आंसर को यहाँ पे पुटअप करें, एनालाइज करें और आपको आपकी कमियां बताएं कि क्या क्या आपको सुधारने की ज़रूरत है। अब हम लोग आते हैं आज के अपने सेशन में सबसे लास्ट पार्ट जो है स्टैट्स में, कि आज का स्टैट्स का आप लोग का टारगेट क्या रहेगा। द बार ग्राफ, देखिए 8th नंबर 68th जो है आपको, हाँ 68th का जो है आपको वो हम लोग का आज का टारगेट रहेगा कि 68th का क्वेश्चन नंबर 8th। देखिए 7th आपको मैं दिया था पहले से, 7th का दिया था, आप लोग बना लीजिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है आप लोग को सभी स्टैट्स का जो है आंसर प्रोवाइड कर दें, और आप लोग ग्रुप में आके अपना सभी आंसर लगभग यूट्यूब चैनल पे आए, देखे, सीखे और मेंस में जो है अच्छा आंसर लेके आए। ठीक, टेलीग्राम का जो लिंक है हम लोग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आराम से वहाँ पे जाए, क्लिक करें, सीधे सीधे आप वहाँ से आ सकते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग का आज का डे 8 का जो टारगेट है, देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को रहेगा, द बार गिवन बिलो shows the sales of books in 1000 numbers from 6 branches of publishing company 2 consecutive 2000 और 2001, ये दिया हुआ है। ठीक, इसको बनाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में भेजिए। यदि नहीं आता है कमेंट करिए, हम लोग जल्द से जल्द इसका जो है आंसर आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। ठीक, हम लोग डिस्कस करेंगे एक्स्ट्राडिशन ऑफ शेख हसीना फ्रॉम इंडिया। एक्स्ट्राडिशन जो है हिंदी में हम थोड़ा सा बता दें, प्रत्यर्पण इसका हिंदी होता है। इसका मीनिंग क्या है कि मीनिंग ये है आपको कि शेख हसीना जो कि बांग्लादेश में जो अभी तख्ता पलट हुआ है, तो उसमें शेख हसीना को यहाँ रहने की अनुमति दी गई है, और वहाँ की जो वर्तमान सरकार है उनके द्वारा शेख हसीना के ऊपर चार्जेज हैं कि इनके द्वारा गलत काम किया गया है, वहाँ पे अन्याय किया गया है लोगों के विरुद्ध। उसके लिए वो चाहते हैं कि एक ट्रायल शुरू किया जाए। ठीक, उसके लिए दिसंबर में उन्होंने जो है मांग की है। तो हम अब इसको एक्स्ट्राडिशन ऑफ शेख हसीना को देखेंगे कि जो बैकग्राउंड क्या है, लीगल फ्रेमवर्क क्या है, चैलेंजेस क्या है, पोटेंशियल सॉल्यूशन क्या है, फिजिकल कंसिडरेशन क्या है। ये जो है पांच जो है बिंदुओं पे पढ़ेंगे, बैकग्राउंड, लीगल फ्रेमवर्क, चैलेंजेस, पोटेंशियल सॉल्यूशन, डिप्लोमेटिक कंसिडरेशन। ठीक, अब हम लोग आते हैं सब टॉपिक के अंदर पढ़ना चालू करते कि बैकग्राउंड क्या है इसका। ठीक,
जैसे देखिए बैकग्राउंड में क्या है, ओवरव्यू ऑफ शेख हसीना सिचुएशन। शेख हसीना द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश fled to India in August 2024 amid escalating the anti-government protest। ठीक है, जैसे देखिए शेख हसीना जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश फ्लेड टू इंडिया कब आई हैं, अगस्त 2024 में, एमिड एस्केलेटिंग द एंटी गवर्नमेंटल प्रोटेस्ट। वहाँ पे एंटी गवर्नमेंटल प्रोटेस्ट होने के कारण जो है वहाँ से शेख हसीना अपने प्राइम मिनिस्टर पोस्ट को छोड़ते हुए वहाँ से चल दी हैं। तो कहाँ पे आई हैं, तो वो इंडिया में आई हैं। ठीक, इन दिसंबर 2024 बांग्लादेश फॉर्मली रिक्वेस्टेड हर एक्स्ट्राडिशन। बांग्लादेश ने, ठीक है, फॉर्मली रिक्वेस्ट किया है कि शेख हसीना को वापस उनके देश में उनको सौंप दिया जाए, प्रत्यर्पण कर दिया जाए। एलेजिंग सीरियस क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्यों मतलब कि बुलाना चाहता है वो, तो देखिए उनका आरोप है कि इनके द्वारा सीरियस क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किया गया है, इंक्लूडिंग जीनोसाइड, ठीक, सप्रेशन ऑफ प्रोटेस्ट्स। ये चार्जेस जो है इनके ऊपर लगे हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, पॉलिटिकल क्लाइमेट इन बांग्लादेश हैज़ बीन टिमुल्टस लीडिंग टू सिग्निफिकेंट अनरेस्ट एंड डिमांड्स फॉर अकाउंटेबिलिटी। जो अभी हाल ही में देखे होंगे आप लोग न्यूज में कि बांग्लादेश में काफ़ी मतलब कि विद्रोह उद्रोह हो गए, ठीक है, तो वहाँ से शेख हसीना यहाँ पे आई। अब जो है वहाँ की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उनके प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा इनका एक्स्ट्राडिशन की मांग की गई है। द पॉलिटिकल क्लाइमेट इन बांग्लादेश हैज़ बीन ट्यूमुल्टस लीडिंग टू सिग्निफिकेंट अनरेस्ट एंड डिमांड फॉर अकाउंटेबिलिटी। वो अपना जो है अकाउंटेबिलिटी की डिमांड कर रहे हैं। अब जो है कंटेक्स्ट ऑफ द एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट, हम लोग देख रहे थे कि अभी जो है कि क्यों चर्चा में है, क्या था, ओवरव्यू था। अब हम लोग पढ़ते कंटेक्स्ट ऑफ द एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट। अब इसको देखेंगे कि देखिए द बांग्लादेश गवर्नमेंट क्लेम्स दैट हर एक्शन ड्यूरिंग हर टेन्योर वारंट लीगल एक्शन अंडर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉज। बांग्लादेश की जो वर्तमान गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि हर एक्शन ड्यूरिंग हर टेन्योर वारंट लीगल एक्शन, उनका जो एक्शन था किस समय, उनके टेन्योर के समय में, ठीक, वो लीगल एक्शन डिमांड करता है, किसके अनुसार, अंडर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉज के अनुसार। ठीक, द रिक्वेस्ट हैज स्पार्क्ड डिबेट्स रिगार्डिंग इम्प्लीकेशन फॉर जस्टिस एंड पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी इन बांग्लादेश। ये जो है रिक्वेस्ट हैज स्पार्क्ड द डिबेट्स, ये डिबेट जो है उठता हुआ नजर आ रहा है कि रिगार्डिंग द इम्प्लीकेशन फॉर जस्टिस एंड पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी जो है इन बांग्लादेश। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसमें देखेंगे कि लीगल फ्रेम क्या है। अब हम लोग देख चुके हैं कि बैकग्राउंड क्या है, अब हम लोग आते हैं कि लीगल फ्रेमवर्क क्या है इसमें, ठीक, लीगल एस्पेक्ट क्या है। तो देखिए एक्स्ट्राडिशन लॉज एंड ट्रीटीज, जो एक्स्ट्राडिशन लॉज है हमारा, ठीक, वो क्या कहता है, बांग्लादेश कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जैसे हम लोग का इंडियन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, उसी तरह से बांग्लादेश का भी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है। अलाउज फॉर ट्रायल्स इन अब्सेंटिया। ये ट्रायल्स इन अब्सेंटिया मतलब कि क्या है कि यदि आप उपस्थित नहीं भी हैं, किसी यदि न्यायालय में आप उपस्थित नहीं भी है, फिर भी आपके अगेंस्ट जो है अब्सेंसी में ट्रायल्स जो है किया जाएगा। विच मीन्स दैट इंडिविजुअल्स कैन बी ट्राइड विथआउट बीइंग फिजिकली प्रेजेंट, मतलब वहाँ उपस्थित नहीं और फिर भी आपके ऊपर ट्रायल किया जा रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें इंडियाज एक्स्ट्राडिशन एक्ट ऑफ 1962। ये याद करेंगे कि 1962 का जो है इंडिया का एक्स्ट्राडिशन एक्ट इलोंग वो क्या कहता है कि इलोंग विथ ए बायलेटरल ट्रीटी, जो हम लोग के साथ इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो बायलेटरल ट्रीटी हुआ है, इस विषय पे, एक्स्ट्राडिशन के विषय पे, प्रोवाइड्स ए लीगल फ्रेमवर्क फॉर एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस। ठीक, कि लीगल फ्रेमवर्क जो है प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं द ट्रीटी आउटलाइंस स्पेसिफिक कंडीशंस अंडर विच एक्स्ट्राडिशन कैन ऑकर इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ द ऑफेंसेस एंड द राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड। ये क्या बोलना चाहता है कि द ट्रीटी आउटलाइंस स्पेसिफिक कंडीशंस, ये जो एक्स्ट्राडिशन एक्ट है उसके तहत में जो है स्पेसिफिक कंडीशन अंडर विच एक्स्ट्राडिशन कैन ऑकर, मतलब एक्स्ट्राडिशन हो सकता है, इंक्लूडिंग नेचर ऑफ द ऑफेंस, कि नेचर जो ऑफेंस का जो प्रकृति है वो क्या है, एंड द राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड, जिसके मतलब जिस पे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है उसके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए और उनके द्वारा जो
ऑफेंसेस किया गया है उसके प्रकृति को देखते हुए। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग पॉलिटिकल ऑफेंस एक्सेप्शन, कि पॉलिटिकल ऑफेंस जो है एक्सेप्शन कैसे है। तो हम लोग देखेंगे इसमें क्लेम्स ऑफ पॉलिटिकल, द लीगल फ्रेमवर्क इंक्लूड्स प्रोविजन दैट अलाउज फॉर डिफेंस अगेंस्ट एक्स्ट्राडिशन पर्टिकुलरली कंसिडर्ड पॉलिटिकल ऑफेंसेस। दो लीगल फ्रेमवर्क जो है हम लोग का इंक्लूड्स प्रोविजन दैट अलाउज फॉर डिफेंसेस अगेंस्ट, डिफेंस मतलब कि देता है अगेंस्ट क्या चीज़ के, तो एक्स्ट्राडिशन के, पार्टिकुलरली कंसर्न पॉलिटिकल ऑफेंसेस। जो पॉलिटिकल ऑफेंसेस कोई करता है, कोई लीडर के द्वारा यदि पॉलिटिकल ऑफेंसेस किया जाता है तो उसके संबंध में जो एक्स्ट्राडिशन है, ठीक है, उसके डिफेंस के संबंध में ये जो लीगल फ्रेमवर्क के बारे में बात की जा रही है। क्लेम्स ऑफ पॉलिटिकल मोटिवेशन बिहाइंड द चार्ज अगेंस्ट हसीना कुड सर्व एज ए सिग्निफिकेंट बैरियर टू हर एक्स्ट्राडिशन। क्लेम्स ऑफ पॉलिटिकल मोटिवेशन, देखिए यहाँ पॉलिटिकल मोटिवेशन हम यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। पॉलिटिकल मोटिवेशन, मान लेते हैं कि कोई वहाँ पे सरकार, ऑब्वियस ही बात है कि इनके अगेंस्ट में बनी हुई है, ठीक, तो पॉलिटिकली मान लेते कोई नेता यदि मतलब कि वहाँ या लीडर जो है सत्ता में है, वो अपने कोर्ट के थ्रू मतलब कि मोटिवेट कर दे और उस मोटिवेशन के थ्रू क्लेम्स ऑफ पॉलिटिकल में कि अपने जो न्याय है उसमें जो है आपको न्याय में बाधा करे। तो ये इस बात का कहना चाहता है, क्लेम्स ऑफ पॉलिटिकल मोटिवेशन बिहाइंड द चार्ज अगेंस्ट हसीना कुड सर्व एज ए सिग्निफिकेंट बैरियर टू हर एक्स्ट्राडिशन, ठीक। This exception is crucial in cases involving political figures as it aims to prevent the misuse of extradition for political purposes। अब नेक्स्ट हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे इनका चैलेंजेज क्या है। तो अभी तक हम लोग देख रहे थे क्या, बैकग्राउंड देख लिए, ठीक, उसके बाद से लीगल फ्रेमवर्क देख लिए कि एक्स्ट्राडिशन लॉज एंड ट्रीटीज क्या बोलता है, पॉलिटिकल ऑफेंसेस एक्सेप्शन कैसे है। अब हम लोग देखते हैं कि चैलेंजेज कैसे हैं। तो हम लोग चैलेंजेज के बारे में पढ़ेंगे। चैलेंजेज में सब टॉपिक दो है, कंसर्न ओवर फेयर ट्रायल, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन इन इंडिया, कि फेयर ट्रायल कैसे कंसर्न है और ह्यूमन राइट्स जो मानव अधिकार है भारत में उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, these are the substantial concern regarding the fairness of trial for Hasina in Bangladesh given the political context and potential biases। क्या है कि these are substantial concern, जो concern over fair trial, फेयर ट्रायल का जो कंसर्न है कि वहाँ पे जो भी मतलब कि न्याय मिलेगा, क्या शेख हसीना के साथ मतलब कि फेयर ट्रायल होगा, तो उस पर बात की जा रही है। देयर आर सब्सटेंशियल कंसर्न रिगार्डिंग द फेयरनेस ऑफ ए ट्रायल फॉर हसीना इन बांग्लादेश गिवन द पॉलिटिकल कंटेक्स्ट एंड पॉलिटिकल बायसेस। जैसा कि हम जस्ट अभी बात किए, पॉलिटिकल बायसेस, कोई नेता यदि मतलब कि पार्टिकुलरली यदि हस्तक्षेप करता है न्याय में, ठीक, तो उसके बारे में बोला जा रहा है। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट द जुडिशियल सिस्टम मे नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट प्रोटेक्शन। जो वहाँ की, देखिए हम क्यों कह रहा है, इस बात को क्यों बोलना चाहते हैं कि अब जैसे आप जुडिशियल सुना देते हैं, ठीक, फिर से वो एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर में आ जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो है उनको जेल में रखेंगे, चाहे कैसे भी रखेंगे, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो जाता है। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव किसके तरह होता है, ये पॉलिटिकल के थ्रू होता है, कि सरकार के थ्रू, ये मतलब सरकार के थ्रू जो होती है वर्तमान सरकार, उसके देख रेख में ही इसका होता है। यहाँ तो मान लेते हैं कि जो सजा है वो सुना दी गई जज साहब के द्वारा, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन जेल का जो है वो पॉलिटिकल सरकार के तरह, तो ये यहाँ पे ऐसे अन्याय होने के संभावना है उनके साथ में, ठीक। तो इस बात का जो है जिक्र कर रहे हैं कि द पोटेंशियल फॉर ए पॉलिटिकल मोटिवेटेड ट्रायल कुड अंडरमाइन द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन इन इंडिया। India's constitutional protection, particularly Article 20 and 21, safeguard the rights of all individuals, including non-citizens, ठीक। इंडिया का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है आर्टिकल 20-21 जो है, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो है, वो है कि नॉन सिटीजन को भी जो है अधिकार देता है। तो वो क्या क्या अधिकार देता है, तो उसके बारे में जानेंगे हम लोग। दीज आर्टिकल्स इंश्योर दैट राइट टू ए फेयर ट्रायल, क्या है, फेयर ट्रायल का अधिकार देता है, एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेटरी डिटेंशन का भी अधिकार देता है। फेयर ट्रायल मतलब कि जो न्याय जो हो उनके साथ सही न्याय हो,
और दूसरा क्या बात कर रहा है कि आर्बिट्रेरी डिटेंशन, मान लेते हैं ऐसे मनमौजी तरीके से उनको जेल में बंद नहीं कर सकते हैं, इसकी बात कर रहा है। सही न्याय और मनमौजी तरीके से उन पे जो है नहीं जेल में डाल सकते हैं। इफ देयर इज ए क्रेडिबल रिस्क टू हसीनाज ह्यूमन राइट्स, यदि ऐसा महसूस होता है कि शेख हसीना जी का जो है ह्यूमन राइट्स जो है क्रेडिबल रिस्क है, कि हाँ कि उनका मतलब ह्यूमन राइट वायलेट हो सकता है, अपॉन एक्स्ट्राडिशन मान लेते हैं यहाँ से भेज देते हैं, तो इंडिया में भी लीगली ओब्लिगेटेड टू डिनाई द रिक्वेस्ट, तो इंडिया जो है लीगली उसको डिनाई कर सकता है एक्स्ट्राडिशन के रिक्वेस्ट को, जो वर्तमान बांग्लादेश की सरकार है। ठीक, अब देखिए यहाँ तक तो हम लोग सब देख चुके हैं कि बैकग्राउंड हो गया, लीगल फ्रेमवर्क हो गया, कि चैलेंजेस क्या है, कि कंसर्न ओवर फेयर ट्रायल है, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन इन इंडिया है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि पोटेंशियल सॉल्यूशन क्या है, कि जो है एक्स्ट्राडिशन ऑफ शेख हसीना फ्रॉम इंडिया जो है वो पोटेंशियल सॉल्यूशन क्या क्या उसके संभावना है। ठीक, तो देखिए उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए पोटेंशियल सॉल्यूशन में जो है 3 बातें कही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर ट्रायल, कि ट्रायल जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी किया जा सकता है, इंश्योरिंग सेफ्टी एंड फेयर ट्रीटमेंट के द्वारा किया जा सकता है, और इन्वॉल्वमेंट ऑफ आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। बहुत अच्छा जो है सॉल्यूशन दिया गया है, पॉलिटिकल सॉल्यूशन दिया गया है। ठीक, यहाँ पे वीसी के थ्रू जुड़ सकती है, सेफ्टी एंड फेयर ट्रीटमेंट को भी देख सकते हैं, और आईसीसी को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं कि उनके साथ गलत नहीं हो, किसी प्रकार का जो अन्याय नहीं हो। ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं वन पर्पज सोल्यूशन इज टू अलाउ हसीना टू पार्टिसिपेट इन हर ट्रायल वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाइल रिमेनिंग इंडिया। इंडिया में ही रहे और यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा वहाँ पे वो जुड़ जाए, ट्रायल में भाग ले सके, ताकि वहाँ पे उनके साथ अन्याय नहीं हो सके। पहला बिंदु। अब दूसरा बिंदु ये बोल रहा चाहता है दिस अप्रोच कुड एड्रेस कंसर्न अबाउट हर सेफ्टी, उनकी सेफ्टी के बारे में जो है कंसर्न उठाता है, फेयरनेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स वाइल स्टिल अलाउंग फॉर लीगल अकाउंटेबिलिटी। ठीक, लीगल अकाउंटेबिलिटी होने के बावजूद फेयरनेस जो है और सेफ्टी के बारे में कंसर्न है। इट वुड ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट इंडियाज कमिटमेंट अपहोल्डिंग ह्यूमन राइट्स वाइल नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेटिक। देखिए अभी का जो है बांग्लादेश इंडिया में जो है कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेटिक रिलेशन हो गया है अभी के वर्तमान में। ठीक, इस बात को लेके तो वो क्यों हुआ है, तो देखिए इट विल ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट इंडियाज कमिटमेंट टू अपहोल्डिंग ह्यूमन राइट्स। अब भारत को जो है कि शेख हसीना का मानव अधिकार भी रखना है और अपना रिलेशन भी बांग्लादेश के साथ रखना है, तो ये दोनों को जो है कि एक बैलेंस्ड वे में करना पड़ेगा, ताकि जो है कि बांग्लादेश के साथ रिलेशन भी खराब नहीं हो, और कल को यदि शेख हसीना सरकार में आती है तो उनको भी नहीं लगे कि नहीं भारत ने हमारे साथ गलत काम किया है, कि हमको एक्स्ट्राडाइट नहीं करना चाहिए था लेकिन कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं इंश्योरिंग सेफ्टी एंड फेयर ट्रीटमेंट। देखिए एनी लीगल प्रोसीडिंग्स इन्वॉल्विंग हसीना मस्ट प्रायोरिटाइज हर सेफ्टी। देखिए कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स क्यों होती है, प्रोसीडिंग्स हो रही है तो वो एक्यूज्ड है, यदि उनकी सेफ्टी प्रायोरिटाइज नहीं की जाती है, ठीक, तो ये तो उनके साथ अन्याय हो जाएगा। तो इंश्योर फेयर ट्रीटमेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, जो इनका मतलब की है सेफ्टी का ध्यान रखते हुए फेयर ट्रीटमेंट इनके साथ में होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं मैकेनिज्म शुड एस्टेब्लिश टू मॉनिटर हर ट्रीटमेंट एंड द इंटेग्रिटी ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग्स। शुड इस्टेब्लिश टू मॉनिटर हर ट्रीटमेंट, उनके साथ कैसा व्यवहार हो जाता है वो, और इंटेग्रिटी ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग्स, कितना मतलब कि जो है सत्यता है उनके लीगल प्रोसीडिंग्स में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स कुड बी इन्वॉल्व। ये देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि देखिए इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स जैसे जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पैनल या कोई और अन्य पैनल यदि भाग लेते हैं उनके ट्रायल में, ठीक, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाए कि वो जो है ट्रांसपेरेंसी को और अकाउंटेबिलिटी को वो अपहोल्ड करेंगे, वो सपोर्ट करेंगे। इसलिए ये बात बोला गया है इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स कुड बी इन्वॉल्व टू इन्हेंस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ द क्रिमिनल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है इन्वॉल्व कैसे करेंगे हम लोग उनको,
ठीक, और क्यों इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है? तो देखिए, इफ़ डोमेस्टिक फेयरनेस कैन नॉट बी गारंटीड, ये कहना चाहते हैं कि यदि मान लेते हैं वहाँ की सरकार मिली जुली सरकार हो गई, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो गया, तो डोमेस्टिक फेयरनेस कैन नॉट बी गारंटीड, मतलब उनको गारंटी नहीं कर सकते। एक्सप्लोरिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द आईसीसी कुड बी ए वायबल अल्टरनेटिव, मतलब आईसीसी को यदि हम लोग इन्वॉल्व कर देते हैं, ठीक, तो ये अल्टरनेटिव हो जाएगा हमारे लिए, और जो कॉम्प्लेक्स जो अभी डिप्लोमेटिक रिलेशन है उससे हम लोग बच सकते हैं। कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेटिक रिलेशंस, दिस द आईसीसी कुड प्रोवाइड एन इम्पार्शियल forum for addressing the allegation against Hasina, ensuring adherence to international legal standard. This option would also alleviate some of the diplomatic tensions between India and Bangladesh regarding the extradition. ये जो ऑप्शन है आईसीसी का इन्वॉल्वमेंट, ये जो है डिप्लोमेटिक टेंशन इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक्स्ट्राडिशन के ऊपर, वो समाधान जो हो सकता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं, ये पॉलिटिकल सॉल्यूशन बात कर लिए कि वीसी के थ्रू जोड़ जाए, सेफ्टी एंड फेयरनेस ट्रीटमेंट का ध्यान रहे, और आईसीसी का भी इन्वॉल्व कर दिया जाए। अब लास्ट हम लोग इस टॉपिक में आते हैं एक्स्ट्राडिशन ऑफ शेख हसीना में, कि डिप्लोमेटिक कंसिडरेशन कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग डिप्लोमेटिक कंसिडर कर सकते हैं। देखिए, इम्पैक्ट ऑन इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, ठीक, और नीड फॉर ए बैलेंस्ड अप्रोच, ये दोनों चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, द एक्स्ट्राडिशन केसेस हैज सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन फॉर डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन, ये जो मान लेते हैं कि हम ऐसे डायरेक्ट यदि बोल दे, भारत सरकार यदि डायरेक्ट बोल दे अभी बांग्लादेश सरकार को, ठीक है, कि नहीं हम नहीं देंगे, तो सोचिए कि क्या हो गया, वो तुरंत जो है किसी न किसी दूसरे कंट्री के साथ अलाइन हो जाएंगे, और हो सकता है कि हम लोगों के साथ कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस अपना तोड़ दे, या अन्य कोई भी मतलब कि जो हो कि एक भारत जो है इंडिया को जो है किसी भी तरीके से इसको घाटा हो। ठीक है, बोथ कंट्रीज मस्ट नेविगेट द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लीगल ओब्लिगेशंस, दोनों कंट्री एक साथ आए बैठे, और इस पे दोनों कंट्रीज के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं या फॉरेन पैनल हैं वो साथ में आए, बैठे, बायलैटरल टाइज बात करें, और उनके साथ में तब उसके बाद से एक्स्ट्राडिशन के प्रोसेस को फॉरवर्ड करें। नेक्स्ट है ए बैलेंस्ड अप्रोच दैट रिक्वेस्ट इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट। देखिए, इंटरनेशनल लॉ, ठीक, और ह्यूमन राइट इज एसेंशियल फॉर प्रिजर्विंग डिप्लोमेटिक रिलेशन। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं नीड फॉर ए बैलेंस्ड अप्रोच, जो है हमारे साथ में जो अभी सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम लोग कैसे एक बैलेंस्ड अप्रोच से चल सकते हैं कि शेख हसीना के साथ भी हम लोग के साथ मतलब कि अच्छे रिलेशन बने, और बांग्लादेश के साथ भी अच्छे रिलेशन हो। ठीक, तो उसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? इंडिया मस्ट केयरफुली कंसिडर द लीगल एंड इथिकल डायमेंशन ऑफ द एक्स्ट्राडिशन, मतलब जो एक्स्ट्राडिशन अभी वर्तमान बांग्लादेश सरकार के द्वारा यदि एक्स्ट्राडिशन का मांग किया गया है, तो ये नहीं कि डायरेक्ट हम डिनाई कर दें। ठीक है, उस पर डिप्लोमेटिक चर्चा होनी चाहिए। ठीक, डिप्लोमेटिक चर्चा होने के बाद से इथिकल डायमेंशन की भी चर्चा हो, लीगल डायमेंशन की भी चर्चा हो, वाइल एड्रेसिंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्रेशर, दोनों मतलब कि जो है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रेशर को ध्यान में रखते हुए एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ दोनों कंट्री को साथ में आके बैठ के बात करना चाहिए। इंगेजिंग इन डायलॉग विथ बांग्लादेश, फाइंड ए म्यूचुअली एग्रीएबल सोल्यूशन, दोनों कंट्री जो है एक म्यूचुअली एग्रीएबल सॉल्यूशन के साथ जो वर्तमान टेंशंस है वो अपने दूर कर सकते हैं। द सिचुएशन अंडरस्कोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ डिप्लोमेसी इन रिजॉल्विंग कॉम्प्लेक्स लीगल एंड पॉलिटिकल इशू इन द रीजन। ठीक, ये बैलेंस्ड अप्रोच से जो है कॉम्प्लेक्स लीगल एंड पॉलिटिकल इशू है उसको देखा जा सकता है। तो ये हम लोग देखें एक्स्ट्राडिशन ऑफ शेख हसीना फ्रॉम इंडिया। एक्स्ट्राडिशन का लॉ क्या क्या है भारत में, जैसे देखे थे हम लोग इंडियन, यहाँ पे हम लोग 1962 का जो लॉ है उसके अनुसार हम लोग देखे हुए थे कि एक्स्ट्राडिशन लॉ क्या है। उसके बाद से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, उसके बाद से आईसीसी का जैसे रोल क्या हो सकता है। ठीक, तो ये सारे के सारे एस्पेक्ट, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है कि अभी एक्स्ट्राडिशन पे भी लॉ हो गया,
एक्स्ट्राडिशन पे भी बात चल गई, और शेख हसीना जो मतलब हमारे साथ रिलेशनशिप है बांग्लादेश के साथ में, उस पे भी बात हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के रिगार्डिंग, इसलिए आप लोग जो है इसको अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF अवेलेबल रहेगा, वहाँ पे जाएं, अच्छे से नोट्स बना लें। यदि नोट्स नहीं भी बनाते तो ये सफिशियंट है, एक बार दो बार आप लोग देख लेंगे तो सफिशियंट है आपको मेंस में आंसर लिखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।